नमस्कार, स्वागत है आप सबका प्रॉपर्टी जंक्शन के इस खास एपिसोड में। मैं हूं पल्लवी नागपाल चैरत। आज हम बात करने वाले हैं उन शहरों के बारे में जो अब तक टियर 2 माने जाते थे, लेकिन 2025 में इन्होंने प्रॉपर्टी एप्रिसिएशन में बड़े बड़े शहरों को पीछे छोड़ दिया। गोवा, कानपुर और लखनऊ, इन तीनों शहरों ने रियल एस्टेट मार्केट में धमाकेदार प्रदर्शन किया है। तो आज हम चर्चा करेंगे कि कैसे और क्यों ये शहर निवेशकों के लिए बन गए हैं हॉटस्पॉट। तो आज के प्रॉपर्टी जंक्शन में हम बात करने वाले हैं कि गोवा, कानपुर और लखनऊ के प्रॉपर्टी मार्केट में आखिरकार इतनी तेजी क्यों आई है। क्या टियर 2 शहर अब निवेश के लिए बेहतर विकल्प बन रहे हैं? तो आज के शो में इन मुद्दों पर बातचीत होगी कि इन शहरों में इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी का क्या रोल है। देखिए, इंफ्रा जो है इन शहरों में बेहतर होता जा रहा है और इसी पर आज बात होगी। और इसके अलावा हम ये भी चर्चा करेंगे कि क्या ये ग्रोथ ट्रेंड स्थायी हैं या फिर सिर्फ एक फेज है। तो शो में चर्चा की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले हम जरा ये समझ लेते हैं कि गोवा में रहने वाले अमित वर्मा ने आखिरकार क्या समझदारी दिखाई कि वो उनके लिए फायदे का सौदा साबित हुई। गोवा में रहने वाले अमित वर्मा ने साल 2023 में एक बीच फ्रंट विला 1.5 करोड़ रुपए में खरीदा था। आईटी जॉब में वर्क फ्रॉम होम की सुविधा होने से उन्होंने गोवा शिफ्ट होने का फैसला किया। विला में गार्डन और प्राइवेट पूल भी है। 2 साल में विला की वैल्यू बढ़कर 2.5 करोड़ रुपए हो गई है, यानी कि 66% का एप्रिसिएशन। अमित ने अब इस विला का एक हिस्सा किराए पर दे दिया है, जिससे उन्हें अच्छी खासी इनकम मिल रही है। उन्हें लगता है कि गोवा अब सिर्फ घूमने की जगह नहीं है, बल्कि निवेश का एक बढ़िया ऑप्शन है। गोवा का इंफ्रास्ट्रक्चर और टूरिज्म ग्रोथ इसकी कीमतें बढ़ा रहे हैं। तो क्या वाकई प्रॉपर्टी मार्केट के ट्रेंड में बदलाव आना शुरू हो चुका है? क्या अब मेट्रो सिटीज के साथ टियर 2 शहरों की डिमांड भी बढ़ रही है? इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ रियल एस्टेट एक्सपर्ट जयश्री कोरूप जुड़ रही हैं। जयश्री जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जयश्री जी, मैजिक ब्रिक्स की रिपोर्ट बताती है कि गोवा में 66.37% की अप्रिसिएशन हुई है। आपको क्या लगता है कि इसके पीछे कौन कौन से फैक्टर्स हो सकते हैं? क्योंकि जब भी हम गोवा की बात करते हैं तो हमने उसको एक हॉलिडे डेस्टिनेशन के तौर पर देखा है। लोग वहां जाते हैं, कुछ दिन छुट्टियों के बिताते हैं और वापस आ जाते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर प्रॉपर्टी में अप्रिसिएशन हो रही है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं निवेशकों का या फिर जो लोग रहना चाहते हैं उनका रुझान जो है गोवा की तरफ जा रहा है। राइट। गोवा का ये इम्पोर्टेंस कुछ साल पहले शुरू हुआ था, बिफोर द कोविड। काफी सारे डेवलपर्स ने देखा कि वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर आ रहा है, नया एयरपोर्ट आने वाला है, कनेक्टिविटी बढ़ रही है, तो उनको लगा कि लोग खरीदेंगे। स्पेशली दिल्ली और मुंबई से बहुत सारे निवेशक गोवा की तरफ झुक रहे थे। तो बड़े बड़े डेवलपर्स बैंगलोर से, बॉम्बे से, पुणे से, ये सब गोवा में आने लगे। एक्चुअली व्हाट हैपेंड वाज, उन्होंने ना कोविड के टाइम पे उनका प्रोजेक्ट लगभग कंप्लीट या क्लोज टू कंप्लीशन में था। तो जब आफ्टर द कोविड व्हेन लोग खरीदने लगे, तब उनको लगा कि ये एक ऐसा डेस्टिनेशन है। जैसे आपने अमित के बारे में बताया, लोग वहां जाके रह सकते थे, लॉकडाउन था, कहीं जाना, कहीं किसी शहर के साथ जुड़े हुए नहीं थे, मगर काम चल रहा था। तो काफी सारे लोगों के पास बहुत पैसा भी था, तो कंप्लीटेड प्रोजेक्ट या ऑलमोस्ट कंप्लीट प्रोजेक्ट पे वो अपना पैसा लगाना चाहते थे। इसीलिए गोवा का मार्केट उठने लगा, बहुत तेजी से उठने लगा। मगर एक और चीज है, कोविड के बाद सडनली हम लोग ऑफिस नहीं गए, वर्क फ्रॉम होम कंटिन्यू करता रहा। तो एक लॉट ऑफ पीपल ऐसे हैं जो वहां पे रह के वहां काम कर रहे हैं, कहीं भी काम कर सकते हैं, एनीवेयर इन द वर्ल्ड, राइट। और हम सब वर्क फ्रॉम होम के आदी हो चुके थे। तो बहुत सारे लोग, उनके सक्सेस और उन्होंने लो रेट्स पे खरीदा था, बहुत अप्रिसिएशन हुई थी, वो देख के काफी सारे लोग वहां पे खरीदने लगे हैं। पहले निवेशक के तौर पे कई लोग मैं जानती हूँ जो हमारे फ्रेटर्निटी के हैं, जो वहां पे चले गए और वहां रहने लगे, और इट हैज बिकम दैट परमानेंट होम। और वो एक बहुत कॉस्मोपॉलिटन शहर बन चुका है, तो वहां पे बहुत सारे लोग आ रहे हैं। और अगर आप इफ यू आर जस्ट एन इन्वेस्टर,
खाली निवेशक हैं, तो आप वहां खरीद के उसको रेंट पे दे सकते हैं। बहुत फ्लोटिंग पॉपुलेशन है। कोविड के बाद बहुत लोग टूरिज्म उठा है, तो एयरबीएनबी है, homestay.com है, booking.com है, उन सब में अपना प्रॉपर्टी डालने लगे तो देखा कि उनको रिटर्न्स भी अच्छे आ रहे हैं। रिटर्न्स बिटवीन 8 and 15% के रिटर्न्स आ रहे हैं, विच इज अ गुड। पूरे देश में ऐसे रिटर्न्स नहीं है। गोवा में हाईएस्ट रिटर्न्स है। ठीक है, तो गोवा में लोग वहां खरीदने लगे हैं। तो गोवा में रिटर्न्स जो है वो जयश्री जी समझ आ रहे हैं, क्योंकि एक ऐसा हॉलिडे डेस्टिनेशन था जहाँ पे अब तक हम घूमने जाते थे, लेकिन कोविड के बाद काफ़ी ज़्यादा तस्वीर जो है वो बदल गई। लोगों ने सोचा कि वर्क फ्रॉम है, क्यों ना एक अच्छे शहर में रह लिया जाए, वहाँ पे घूमने के लिए भी मिल जाएगा, और फैसिलिटीज़ तो खैर गोवा में अच्छी हैं ही, इंफ्रा भी बेहतर है। लेकिन अगर मैं कानपुर और लखनऊ जैसे शहरों की बात करूँ तो वहाँ पर ऐसा क्या रहा कि भाई इतनी ग्रोथ जो है वो देखी जा रही है कि प्रॉपर्टी में अचानक बूम आना स्टार्ट हो गया है। कानपुर और लखनऊ जैसे शहरों की तरफ लोगों का खिंचने का क्या मतलब हो सकता है? देखिए, जब अगेन मैं कोविड की तरफ जाऊंगी। कोविड के टाइम पे बहुत सारे लोग बड़े शहरों से निकल के अपने होम टाउन्स में गए, तो जो भी यूपी में, मान लीजिए आप इटावा में रहते, आपका घर इटावा में है, आप दिल्ली से ज्यादा, दिल्ली या गुड़गांव से ज्यादा आपका रुझान इसके तरफ होगा, लखनऊ के तरफ होगा। ऐसे बहुत सारे लोग थे जिन्होंने कहा मैं इतनी दूर नहीं जाना चाहता, मगर आई कैन गो टू अ बिग सिटी। तो लखनऊ यूपी के लिए एक बहुत बड़ा शहर था, और लखनऊ में ऑलरेडी इंफ्रास्ट्रक्चर है, लाइफस्टाइल है, वहां पे आईटी कंपनीज ऑलरेडी आने लग गई थी। और आपको एक छोटा सा एग्जांपल देते, एक बड़ा आईटी कंपनी था, जब उन्होंने लोगों को वापस बुलाया तो लोग रेजिग्नेशन देके कह रहे थे हम नहीं जाएंगे दिल्ली या बैंगलोर। तो उन्होंने कहा ठीक है, हम लखनऊ में यूनिट खोलते हैं, जयपुर में यूनिट खोलते हैं, और वो रेजिग्नेशन लेटर्स वापस लेके यूपी के जितने भी लोग थे, यूपी या उस हिंटरलैंड के लोग थे, उन्होंने लखनऊ वाले इसके लिए ऑप्ट किया। तो ये ऐसे वाले लोग हमेशा वहीं पे खरीदेंगे। एंड यूपी इज अ वेरी बिग स्टेट, और काफी उसमें सेफ्टी आ गई है, गवर्नेंस आ गया है, और कनेक्टिविटी तो बहुत ही बढ़िया है। उसके अलावा अयोध्या और वाराणसी के ग्रोथ की वजह से यूपी से अयोध्या वाराणसी जाना इजियर है, तो वो भी एक पुल था। इसीलिए मुझे लगता है कानपुर इज एजुकेशनल सिटी, कानपुर एक बिजनेस सिटी है। तो आफ्टर लखनऊ, कानपुर सेकंड लार्जेस्ट सिटी है यूपी में, तो वहां पे भी ये प्रॉपर्टी मार्केट में उछाल आई। तो बेसिकली अगर समझा जाए तो कहीं ना कहीं कोविड जो है उसने एक बड़ा फैक्टर रोल प्ले किया है। टीयर 2 शहरों को जो है वो प्रॉपर्टी मार्केट के नक्शे पर उसने अच्छे से उभार दिया है। लेकिन अगर मैं बात करूं कि कई लोग जो होते हैं ना, इन्वेस्टमेंट के लिहाज से भी सोचते हैं कि भाई चूंकि इन शहरों में, अगर मेट्रो सिटीज़ की कंपैरेटिवली मैं बात करूं तो आज भी रेट्स जो हैं वो प्रॉपर्टी के कम हैं, चाहे उनमें बूम आया है पिछले साल के मुकाबले, लेकिन प्रॉपर्टी रेट जो है वो अभी भी मेट्रो सिटीज़ के मुकाबले कम है। लेकिन क्या रेंटल इनकम जो है वो बड़े शहरों की तरह स्टेडी हो रही है? क्या रेंटल इनकम जो है वो वहाँ पे उतनी अच्छी मिल रही है कि ये एक इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन भी सारे शहर बन जाए? हो भी सकता है। जो 7-8 हजार रुपए मंथली रेंटल था, अब 17-18 हजार रुपए मंथली रेंटल इनकम हो गया है। बट बड़े सिटीज में तो 70,000 से 1.5 लाख तक बढ़ गया है। तो ये ज्यादा अफोर्डेबल सिटीज हैं, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो वहां पे आके रह के काम करना चाहेंगे, तो दे विल, उनके लिए तो ये अट्रैक्टिव ही है या वहां का। तो मुझे लगता है वहां रेंटल इनकम, प्रॉपर्टी रिटर्न्स थोड़ा सा बेटर हो गया है, रफली अबाउट 8-9% तक हो सकता है, एंड विच इज नॉट बैड। बड़े शहरों में आपको 2-3% का रिटर्न मिलता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये सोने पे सुहागा है कि रेंटल इनकम जो है वो भी बेहतर हो गई है। क्या जयश्री जी, इस वीक हमारे कई ऐसे दर्शक हैं जो अपने सवाल हमें भेज रहे हैं और चाहते हैं कि आप उनके जवाब दें, तो कुछ सवालों को वो शामिल कर लेते हैं। सबसे पहला सवाल जो है वो जयपुर से प्रिया शर्मा का है। वो जानना चाहती है कि गोवा में वो एक हॉलीडे होम खरीदना चाहती है, क्या यह निवेश करने का सही समय है? जयश्री जी, चूंकि हम बात कर रहे थे कि अब जो है यहाँ पर प्रॉपर्टी की रेट बढ़ चुके हैं गोवा में, तो क्या इस वक्त निवेश करना सही रहेगा, और आने वाले वक्त में क्या उम्मीद लग रहा है कि ये जो मार्केट है और ज्यादा बूम करेगी? मुझे लगता है गोवा का ग्रोथ अभी खत्म नहीं हुआ है।
गोवा और ग्रो करेगा। मगर सबसे एक्सपेंसिव प्रॉपर्टीज खरीदेंगे तो आपको उतना रिटर्न नहीं मिलेगा। तो थोड़ा सा अपना रिसर्च कीजिए, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी जहां बेहतर हो वहां पे कहीं खरीदेंगे तो फ्यूचर रिटर्न्स के प्रोस्पेक्ट्स हैं। मगर ये देखिए कि अगर आप बहुत एक्सपेंसिव प्रॉपर्टी खरीदेंगी तो आपको रिटर्न नहीं मिलेगा। तो मॉडरेटली प्राइस प्रॉपर्टी, मगर जो प्रॉपर्टी इन डिमांड है, अगर आप साउथ गोवा में खरीद रहे हैं तो लग्जरी प्रॉपर्टी खरीदिए, वहां पे उसका डिमांड है, लॉन्ग टर्म लोग आके रहते हैं, 1-1.5 महीना वहां रहते हैं, या लग्जरी प्रॉपर्टीज का वहां डिमांड है। नॉर्थ गोवा में 3-4 दिन के लिए लोग आते हैं, वो एंटरटेनमेंट हब सा बन चुका है। तो वहां पे अगर आप अपार्टमेंट्स लेंगे तो इवन इफ इट इज हाईली प्राइस, ये देखिए कि सबसे बेस्ट प्राइस आपको कहाँ मिलता है और उसको अच्छी तरह फर्निश कीजिए, तब जाके वो एक क्वालिटी होम बने। ठीक है, तो प्रिया जी, आपको जहाँ पर भी लेना है, आपका बजट है, उसमें आप देखिए बेस्ट ऑप्शन कहाँ पे है। लेकिन जैसा कि अभी जयश्री जी ने बताया कि अगर आप साउथ गोवा में खरीदना चाह रही हैं तो एक लग्जरी प्रॉपर्टी ही लीजिएगा, क्योंकि उस वहाँ पर साउथ गोवा में एक वो धारणा भी बन चुकी है कि ज़्यादातर लोग वही आते हैं जो लग्जरी चाहते हैं और लंबे समय के लिए रहना चाहते हैं। और ठीक, अगर नॉर्थ गोवा में है तो उस हिसाब से लीजिएगा कि आपके बजट में जो एक अच्छी प्रॉपर्टी आ जाए, एक अपार्टमेंट भी चल जाएगा जो लोगों के लिए 3-4 दिन के लिए बहुत रहे। खैर, अगला सवाल लेते हैं नागपुर से हर्ष मेहता का। ये जानना चाहते हैं कि लखनऊ और कानपुर में किस शहर में रीसेल मार्केट ज्यादा मजबूत है। तो जयश्री जी, दोनों शहरों के कंपैरिजन को अगर किया जाए तो रीसेल मार्केट आपको कहां पर ज्यादा बेटर दिख रही है? लखनऊ में। लखनऊ बड़ा शहर है और लखनऊ में टर्न अराउंड बहुत ज्यादा है, तो लोग आते हैं जाते हैं। कानपुर एक एजुकेशन ड्रिवन सिटी है और एक इंडस्ट्रियल ड्रिवन सिटी है, तो वहां पे इतना ज्यादा टर्नओवर मुझे नहीं लगता है। आई मे बी रॉन्ग, मुझे कानपुर हैंड्स ऑन तो नहीं पता, मगर मुझे लगता है जितना आप बड़े शहर में जाएंगे जहां बहुत डाइवर्स प्रोफाइल है, वहां पे आपका टर्नओवर बेटर है। ठीक है, एक अगला सवाल और ले लेते हैं उदयपुर से ऋतु शर्मा का। ये जानना चाहती हैं कि गोवा में अगर कोई एनआरआई जो है वो बाय करना चाहता है तो उसको कोई एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट या कोई मंजूरी चाहिए होगी? अगर आप रेजिडेंशियल या कमर्शियल प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो आपको किसी स्पेशलिस्ट की जरूरत नहीं है। आप एग्रीकल्चरल या फार्म हाउसेस नहीं खरीद सकते, वो फेमा लॉज के अगेंस्ट है। मगर अगर आप रेजिडेंशियल या कमर्शियल प्रॉपर्टी खरीदे तो रेगुलर बैंकिंग चैनल्स के थ्रू, रेमिटेंसेस के थ्रू खरीद सकते हैं, या आपका एनआरओ एनआरई अकाउंट है उससे भी खरीद सकते हैं। मगर ये देखिए कि एक लोकल चार्टर्ड अकाउंटेंट को जरूर अपने पास रखें, अपने साथ रखें, क्योंकि वो आपको लोकल इसमें गाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको जो एक लोकल चार्टर्ड अकाउंटेंट की हेल्प लेनी चाहिए। लेकिन जयश्री जी, इसी बीच में एक सवाल और पूछना चाहती हूँ कि आपने बताया कि एग्रीकल्चरल लैंड नहीं ले सकते, फार्म लैंड नहीं ले सकते हैं, तो अगर रेस्ट ऑफ द इंडियंस, मतलब अगर मैं खरीदना चाहती हूँ या आप खरीदना चाहती है, तो क्या हम लोगों के लिए प्रोसेस जो है वो स्मूथ रहेगा अगर हमें फार्म लैंड लेनी हो तो गोवा में? हाँ जी, रेजिडेंट डोमेस्टिक इंडियंस तो खरीद ही सकते हैं। एनआरआईज के लिए फेमा लॉज एप्लीकेबल है, और फेमा में आप एग्रीकल्चरल, फार्मलैंड और एक और कैटेगरी है एग्रीकल्चर के साथ पर्टेनिंग, वो नहीं खरीद सकते। ठीक है, तो आप जो है आराम से खरीद सकते हैं रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी। लेकिन जैसा कि अभी आपको जयश्री जी ने बताया कि एग्रीकल्चरल लैंड आप नहीं ले सकते सिंस यू आर एन एनआरआई। खैर, अगर आप भी अपने सवाल पूछना चाहते हैं, आप भी चाहते हैं कि आप हमारे शो में अपने सवाल पूछें और हमारे एक्सपर्ट आपके सवालों के जवाब दे, तो तरीका बिल्कुल आसान है। आप हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ज़रिए जो है हम भेज सकते हैं अपने सवाल। इसके अलावा आप चाहें तो अपने सवाल हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। स्क्रीन पर आपके सामने एक नंबर दिया गया है, आपको क्या करना है, व्हाट्सएप में सबसे पहले PROP लिखना है, उसके बाद अपना सवाल टाइप करना है स्पेस देकर, और उस सवाल को 934540279995, एक बार मैं फिर से नंबर रिपीट कर देती हूँ, 9354027995, इस नंबर पर अपना सवाल जो है भेज देना है। तो अब चलते हैं मेरे सहयोगी हर्ष के पास। हर्ष के पास कुछ बहुत दिलचस्प आंकड़े हैं मैजिक ब्रिक्स की एक रिपोर्ट के, जो ये बताती है कि कैसे टियर 2 शहर जो है वो निवेश का नया डेस्टिनेशन बनते जा रहे हैं।
जी, तो देखिए टीयर 2 जो है एक नया डेस्टिनेशन बिल्कुल बनता जा रहा है और जो आंकड़े हैं वो यही बताते हैं। सबसे पहले हम अपने व्यूअर्स को बता दें, देखिए टीयर 1 क्या होता है। टीयर 1 जो होता है मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ होती हैं, टीयर 2 उनसे थोड़े कम विकसित होते हैं। तो यहाँ पर क्या स्थिति है, देखिए सबसे पहले हम आपको आंकड़ों के जरिए दिखाते हैं। टीयर 2 जो शहर हैं वो इन्वेस्टमेंट हब बनते जा रहे हैं। कैसे बनते जा रहे हैं, यहाँ पर देखिए गोवा, कानपुर, लखनऊ जो है वो 2025 के यहाँ पर टॉप परफॉर्मर रहे हैं। किस तरीके से यहाँ पे देखिए गोवा जो है नंबर 1 पे है, सबसे ज़्यादा यहाँ पर 66.37% जो है यहाँ पे प्राइस एप्रिसिएशन, प्राइस ग्रोथ देखने को मिला है। इसके साथ ही अगर कानपुर की बात करें तो 24.53% यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिली है। लखनऊ की बात करें तो करीब करीब 22-22.5% की तेज़ी यहाँ पर भी देखने को मिली है। लेकिन नंबर 1 पे जो है यहाँ पर गोवा काबिज होता हुआ दिखा है। इसके साथ ही टीयर 2 की अगर हम शहरों की बात करें तो इन्होंने दिल्ली को भी पीछे छोड़ दिया है। सोचिए देश की राजधानी में इस तरीके से प्राइसेस एप्रिशिएट नहीं हो रहे हैं। पूरे साल की शुरुआत 2025 की बात करें इन 4 महीनों में, जबकि गोवा की बात करें, लखनऊ की बात करें या कानपुर की बात करें, ये आगे बढ़ते हुए दिखें। अब हम आपको एक टेबल की जरिए दिखाते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे एप्रिसिएशन होता हुआ दिखाया यहाँ पे। तो देखिए गोवा में औसतन दाम जो है वो 13,290 रुपये प्रति वर्ग फुट के हिसाब से है। और वहीं कानपुर की बात करें तो 6,986, लखनऊ की बात करें यहाँ पे 6,995 के आसपास प्रति वर्ग फुट के प्राइसेस बढ़ते हुए यहाँ पर दिखे हैं। अब देखिए यहाँ पे अफोर्डेबल प्लस इंफ्रा का जो कॉम्बिनेशन है उसने इम्पैक्ट डाला। यहाँ पे किस तरीके से डाला, देखिए प्राइसेस, बहुत जाहिर सी बात है कि मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में जो प्राइसेस होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा हाई होते हैं। तो यहाँ पर क्या है, अफोर्डेबल प्राइस है और यहाँ पे इंफ्रा जो है स्थिति काफ़ी मजबूत, अच्छी स्थिति, अवेलेबिलिटी काफ़ी अच्छी है यहाँ पर। तो उसके वजह से टीयर 2 जो है वो बूम होता हुआ दिखा है। यहाँ पे प्रॉपर्टी बायर्स और इन्वेस्टर्स यहाँ पर लगातार शिफ्ट हो रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि एक मूवमेंट देखने को मिल रहा है और लगातार रिपोर्ट्स भी यही कहती हैं। साथ ही आप देखिए देहरादून और जयपुर में भी डिमांड बढ़ रही है। जिस तरीके से हाईवेज लगातार एक दूसरे राज्य को जोड़ रहे हैं, तो वहाँ पर भी देहरादून की बात करें या जयपुर की बात करें, वहाँ पर भी लगातार डिमांड बढ़ती हुई दिख रही है। और ये देखिए आपके सामने यहाँ पे सालाना परसेंटेज के हिसाब से हम लोग ले आते हैं ताकि व्यूअर्स के मन में कोई भी कंफ्यूजन ना रहे, पूरी तरीके से क्लैरिटी रहे। यहाँ पे गोवा की बात करें, यहाँ पर देखिए सालाना एप्रिसिएशन कितना हुआ, 66.37%। और औसत कीमत कितनी है यहाँ पे स्क्वायर फीट के हिसाब से देखें हम लोग, प्राइस के हिसाब से, तो 13,290। यहाँ पर कानपुर की बात करें 24.5% के आसपास का सालाना एप्रिसिएशन, एक अच्छा खासा एप्रिसिएशन यहाँ पर है। और यहाँ पर 6,986 की बात कर लेते हैं। यहाँ पे लखनऊ की बात करें, यहाँ पर करीब 22%, 6,994 यहाँ पर प्रति स्क्वायर फीट के हिसाब से स्थिति जो है वो देखने को मिल रही है। मुंबई को देखें 20% यहाँ पे 28,921। दिल्ली की बात करें 15.5% के आसपास 18,618। तो ये स्क्वायर फीट के आंकड़े हैं। इस तरीके से पूरा एप्रिसिएशन जो है 2025 में होता हुआ दिखा है। ठीक है, तो पूरा अप्रिसिएशन जो है वो यहाँ पे दिख रहा है। इससे साफ पता लग रहा है कि टीयर 2 सिटीज़ जो है वो एक नया डेस्टिनेशन बनते जा रहे हैं। अगर आप प्रॉपर्टी खरीदना चाहते, चाहे अपने रेजिडेंस के लिए या फिर इन्वेस्टमेंट के लिए, जैसे भी सही। जयश्री जी, वापस अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। मेरा सवाल ये है कि टीयर 2 सिटीज़ जो है वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए सेफ माने जा सकते हैं? कहीं ऐसा तो नहीं है कि एक छोटा सा फेज़ हो जहाँ पे अचानक हमें प्रॉपर्टी में बूम देखने को मिल रहा है, लेकिन फिर से जो है वो वापस सारा शिफ्ट जो है मार्केट जो है मेट्रो सिटीज़ की तरफ हो जाए? या आपको क्या लग रहा है कि टीयर 2 सिटीज़ में जो ये अचानक हमें बूम देखने को मिला है, ये आगे कंटिन्यू रह सकता है? जिन सिटीज में एक ड्राइवर है, जैसे या तो टूरिज्म हुआ या लॉजिस्टिक्स हुआ या इंडस्ट्री हुआ, अगर ऐसे सिटीज हैं तो वहां पे ये बूम कंटिन्यू करेगा। जिन सिटीज में एक बड़ा शहर था, उसके साथ में दूसरा एक छोटा सा शहर था, वो भी बूम कर रहा है, उसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट आपको पता नहीं है। आज हम एस्टिमेट भी नहीं कर सकते। अगर मान लीजिए 3 साल के बाद पूरा प्रॉपर्टी मार्केट बैठ गया बड़े शहरों में, जैसे दिल्ली है, गोवा है, मुंबई, बैंगलोर वगैरह, फॉर वट एवर रीजन अगर प्रॉपर्टी मार्केट बड़े शहरों में गिर गया, तब ये इन्वेस्टमेंट छोटे शहरों से बड़े शहरों तक आ भी सकता है। मगर वो कोई आज नहीं एस्टिमेट कर सकता है। मैं तो कहूंगी आप 3 से 5 साल का विंडो लेके चलिए। और जब आप एक नए शहर में इन्वेस्ट करते हैं, इन एडिशन टू नोइंग व्हेन टू इन्वेस्ट, कब जाना चाहिए उस मार्केट में, आपको ये भी कॉन्स्टेंटली देखना चाहिए कि उस शहर से कब हटना चाहिए। इंडिकेशंस आपको मिल जाते हैं। जब आपको लगे कि वो मार्केट पीक कर चुका है, तो इमोशनली उसमें बंधे मत रहिए। अगर आप निवेशक हैं तो आपको निकलना भी पड़ेगा, तभी आपका बेटर रिटर्न्स आएगा।
ठीक है, ये आपने बहुत अच्छी बात की है जो मेरे दर्शकों के काफ़ी काम आ सकते हैं कि अगर आपको लगता है कि एक मार्केट जो है वो बूम कर चुकी है, अपने पीक पे पहुंच चुकी है, तो इमोशंस मत बांध के रखिए, आप अपना उससे एग्जिट जो है वो कर सकते हैं, उस प्रॉपर्टी से आप निकल सकते हैं। मैम, ये जो सारे अभी अभी आंकड़े हम लोगों ने देखे हैं, मेरे सहयोगी हर्ष ने दिखाए थे, बहुत अच्छे से उसने एक्सप्लेन भी किया है सारे आंकड़ों को कि कैसे प्रॉपर्टी में जो है हमें बूम देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर मैं इन्हीं से बात करूँ तो ये अभी फिलहाल जो है स्थिति स्पष्ट नहीं हुई है कि ये मिड रेंज के आंकड़े थे या लग्जरी के। तो आपके हिसाब से टियर 2 सिटीज में क्या अब लग्जरी सेगमेंट भी आ रहा है या अभी फिलहाल जो है सिर्फ मिड रेंज होम्स की डिमांड बढ़ रही है? लग्जरी डिमांड अभी पूरे भारत में है। हम लोगों ने बहुत अच्छा किया है, हमारा इकोनॉमी अच्छा कर रहा है, और जिन लोगों के पास पैसा था उनके पास और पैसा आ गया है। हमारा जो ग्रोथ आया है वो एक के ग्रोथ था कोविड के बाद। मतलब जिनके पास पैसा था उन्होंने और पैसा बनाया है, जिनके पास पैसा नहीं था वो गिग इकोनॉमी की वजह से हमारा इकोनॉमी चल रहा है, मगर उनके पास इतना ज्यादा निवेश करने के लिए पैसे नहीं। मगर जिनके पास है, जैसे सैलरी प्रोफेशनल्स हैं, बिजनेसमैन हैं, उन्होंने बहुत पैसा कमाया है और हमारा इकोनॉमी बहुत स्ट्रांग है अभी, तो उनके पास पैसे हैं, तो लग्जरी डिमांड तो है। मगर आपको हर शहर में देखना पड़ेगा कि एक पार्ट ऑफ द शहर होता है जहां पे लग्जरी डिमांड बेहतर होता है। अगर आप रॉन्ग एंड ऑफ द सिटी में जाके लग्जरी खरीदेंगे तो आपको वो रिटर्न नहीं मिलेंगे जो आपको जैसे साउथ दिल्ली में, साउथ गोवा में लग्जरी प्रॉपर्टीज का डिमांड है, वैसे ही आपको देखना चाहिए कि आपको सिटी को अच्छी तरह स्टडी करना चाहिए। मगर मुझे लगता है लग्जरी डिमांड अभी है, जितना पहले था उससे थोड़ा सा कम हो गया है, मगर ये लॉन्ग टर्म के लिए अभी एटलीस्ट नेक्स्ट 2-3 इयर्स के लिए तो लग्जरी डिमांड अभी भी बरकरार है। ठीक है, तो अगले 2 साल तक जो है लग्जरी डिमांड बरकरार रहेगी। खैर, कुछ और सवालों को जयश्री जी शामिल कर लेते हैं। चंडीगढ़ से मनीष भार्गव हमारे एक दर्शक हैं, उन्होंने सवाल भेजा है कि गोवा में अगर फ्लैट लेने के बजाय मैं प्लॉट खरीद लूँ तो क्या वो बेहतर रहेगा? मैं हमेशा लोगों से कहती हूँ कि प्लॉट एक बहुत डिफिकल्ट परचेस है। अगर आपने जाके कहीं पे खरीद लिया जो शहरी क्षेत्र में नहीं है, तो फिर आपको किस अथॉरिटी के पास जाना चाहिए, इफ देयर इज अ प्रॉब्लम, आपको पता नहीं चलेगा। तो ऐसी जगह खरीदिए, जैसे एक डेवलपर ने लॉन्च किया, उसमें अगर उन्होंने प्लॉट्स भी बेचा है तो डेवलपर आपके निवेश को सेफ रखता है। मगर अगर आप खुला प्लॉट खरीदेंगे तो हमेशा ये प्रॉब्लम रहती है, स्पेशली अगर आप उस शहर से नहीं है तो वो प्रॉब्लम रहती है। अगर किसी ने उसमें एंक्रोचमेंट किया तो आपको बहुत भागा दौड़ी करनी पड़ती है। तो प्लॉट्स हमेशा देख के खरीदना चाहिए। मगर इफ यू आर बाइंग अ प्लॉट लंबे अरसे तक वो चलता रहेगा, उसका वैल्यू बढ़ता रहेगा। प्लॉट का वैल्यू अभी तक इंडिया में कम नहीं हुआ है। बिल्ट प्रॉपर्टी 8-10-15 years डिपेंडिंग ऑन द कंस्ट्रक्शन एरिया वगैरह, वो अप्रिसिएटिंग एसेट के बाद वो डिप्रिसिएटिंग एसेट हो जाता है और बाद में आपको सिर्फ प्लॉट का ही वैल्यू मिले। तो अगर आप खरीद रहे हैं प्लॉट को, अच्छे एडवाइजर को ढूंढिए, लोकल एडवाइजर ढूंढिए, और हमेशा आपका कोई फाइनेंशियल होल्ड होना चाहिए उस सिटी में, ताकि अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप उसको सॉल्व कर सकें। ठीक है, तो इसमें बेहतर आपने एक अच्छी सुझाव जो है दिया है, आप लोग भी इसे फॉलो कर सकते हैं कि आप किसी लोकल डेवलपर को देखिए जो वहाँ पे एक्चुअली प्लॉट्स जो है वो सेल कर रहा, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं जो है आपके लिए बेहतर भी रहेगा कि एक रैंडम प्लॉट लेने के बजाय आपने एक नोन डेवलपर जो वहाँ पे ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड है उसके थ्रू जो है आपने लिया है। खैर, अगला सवाल जबलपुर से कविता अवस्थी का है, ये जानना चाहती है क्या छोटे शहरों में अब किराए की कमाई बढ़ रही है या फिर सिर्फ घरों की कीमत ही ऊपर जा रही है? तो किराए की हम पहले भी बात कर चुके हैं, इसी से जुड़ा हुआ इनका भी सवाल है। जिन शहरों में बिजनेस है, जिन शहरों में कोई इकोनॉमिक ड्राइवर है, वहां पे रेंट भी बढ़ेगा, क्योंकि नए लोग आएंगे, वहां पे उनको रेंट पे घर चाहिए, तो आपका किराया बढ़ता है। मगर छोटे शहर में जहां पे इट्स बिकॉज कनेक्टिविटी आ चुकी है, मगर वहां पे अगर ड्राइवर्स नहीं है, तो जब नए लोग नहीं आएंगे तो पुराने लोग रेंट पे नहीं, छोटे शहरों में लोग अपने मकान में ही रहते हैं। तो ये हो सकता है कि अगर किसी के ट्रेडिशनल घर है, किसी की शादी हो गई, बेटे की शादी हो गई, बेटी की शादी हो गई, वो अलग रहना चाहते, तो वही वो रेंटल डिमांड होता है। तो मुझे नहीं लगता है कि बहुत छोटे शहरों में रेंटल डिमांड बहुत बढ़ेगा।
वैल्यू अप्रिसिएशन हो सकता है, रेंटल डिमांड वहीं पे बढ़ता है जहां इकोनॉमिक ड्राइवर है। ठीक है, तो यानी कि जहाँ पर कंपनीज आ रही हैं, आपको लग रहा है कि इंफ्रा बेटर हो रहा है और अपॉर्चुनिटीज़ जो एम्प्लॉयमेंट की बेटर हो रही है, वहाँ पे रेंटल इनकम बढ़ने के चांसेस जो होते हैं वो ज़्यादा रहते हैं। तो अगला सवाल अंबाला से कोमल बंसल का है। ये जानना चाहती हैं कि गोवा में एक एयरबीएनबी खरीद कर रेंट पे देना सही रहेगा या फिर किसी दूसरे टूरिस्ट सिटी में ऐसा किया जाए। आप क्या सलाह देंगी ना कि इस टाइम अगर हम इंडिया के हिसाब से बात करें, एयरबीएनबी रेंटल में किस टूरिस्ट सिटी में देना सबसे बेस्ट है या फिर गोवा को चुना जाए? गोवा एक्सपेंसिव है, मगर वहां पे डिमांड तो एंडलेस है। अगर आप थोड़ा सा वेट करेंगे, मेरे हिसाब से सिटीज लाइक वाराणसी, अयोध्या, जहाँ पे आज लोगों को रहने की जगह नहीं मिलती, बहुत एक्सपेंसिव है, होटल्स बहुत एक्सपेंसिव हैं, वहां पे एक बार सिटी का प्लानिंग हो जाए तो वहां पे बहुत अपॉर्चुनिटीज आएंगी। अगर आप फर्दर साउथ जाएं तो कोच्चि एक ऐसा सिटी है, कोच्चि, ट्रिवेंड्रम, ऐसे सिटीज हैं जहां पे बहुत पोटेंशियल है और वो गोवा से कहीं सस्ते रहेंगे, क्योंकि अभी गोवा जैसा उछाल वहां नहीं है। ठीक है, तो गोवा में जो है फिलहाल आपको प्रॉपर्टी के रेट ज़्यादा मिलेंगे। हालांकि ये है कि काफ़ी लोग जो है वहाँ पे आते भी हैं तो रेट पे चढ़ने की संभावना भी ज़्यादा रहती है, लेकिन दूसरे शहरों को जैसा कि जयश्री जी ने बताया कि आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। कोची है, इसके अलावा अयोध्या है, वाराणसी है, ये सारे शहर हैं जिनको आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो जयश्री जी, एक दो चीज़ें मैं आपसे और समझना चाहूँगी। आपको अब आगे क्या लगता है कि टीयर 2 शहरों में ये जो हम ग्रोथ के ट्रेंड की बात कर रहे हैं, आगे कितना आपको लग रहा है जारी रहेगा और ऐसा रहेगा कि ब्रांडेड डेवलपर्स जो है, जो अब तक मेट्रो सिटीज़ में ही रुके हुए थे, उनको लग रहा था कि भाई मेट्रो सिटीज़ में जो है हमें ज़्यादा अच्छा जो है दिख रहा है मार्केट, और इसके अलावा ये भी था कि लोग जो थे टीयर 2 टीयर 3 शहरों से मेट्रो में आते थे तो ब्रांडेड डेवलपर भी ऑब्वियसली वहीं घर पर आते थे, लेकिन अब आपको लगता है कि इनका रुख जो है वो टीयर 2 सिटीज़ की तरफ जाएगा? मुझे लगता है जाएगा, एंड वन ऑफ द बिगेस्ट रीजंस इज सीनियर लिविंग। सीनियर लिविंग, रिटायरमेंट होम्स बहुत बड़ा एक सेगमेंट बन चुका है, और ये नॉर्मली जिन शहरों में छोटे एयरपोर्ट्स आ चुके हैं, जो ऑपरेशनल हो गया है, वहां पे सीनियर लिविंग इज अ वेरी गुड ऑप्शन। जहां पे हेल्थ केयर अवेलेबल है, वहां पे सीनियर लिविंग इज अ वेरी गुड ऑप्शन। एंड जो लोग अपने पेरेंट्स के लिए नया घर खरीदना चाहते हैं, वो पुराने घर में रहते हैं और उनको फैसिलिटीज देना चाहते हैं, वो लोग इन शहरों में खरीदेंगे। तो मुझे लगता है ये दिस स्टोरी इज नॉट ओवर, ये कहानी अभी आगे और चलेगी, मगर किन शहरों में आएगा वो इसी पे डिपेंडेंट है कि वहां पे डिमांड कितना है। तो एज ए निवेशक आपको बहुत फूंक फूंक के कदम रखना चाहिए। अगर आप जाके किसी शहर में ऐसे फंस गए कि आप निकल ही नहीं पाए तो आपका पैसा डूब जाएगा। तो हमेशा उसमें अच्छी तरह से स्टडी करें। मैजिक ब्रिक्स, 99 एकर्स, बहुत सारे सैवल्स, सब स्टडीज कर रहे हैं छोटे शहरों में। इकरा भी स्टडी कर रहा है। तो स्टडीज को नॉर्मली पढ़ते रहें और अपना रिसर्च खुद करें। ठीक है, तो ट्रेंड पर जो है आप लोगों को नज़र जो है वो बनाकर रखनी चाहिए और उसके बाद रिसर्च जो है वो करना चाहिए। जयश्री जी, आखिर में मैं बस आपसे ये जानना चाहूँगी, इन्वेस्टर्स जितने भी हमारे इस वक्त हमारा शो देख रहे हैं, आप उनको क्या सलाह देना चाहेंगी कि क्या उन्हें मेट्रो सिटीज़ के बजाय टीयर 2 सिटीज़ का जो है रुख ले लेना चाहिए, वहाँ पर शिफ्ट कर लेना चाहिए? नहीं, मैं ये नहीं कहूंगी कि इनके बदले वहां जाएं। अगर आपको लगता है कि आप अफोर्ड कर सकते हैं बड़े शहरों में, जरूर जाइए। मगर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बड़े शहरों से दे हैव फाउंड देमसेल्व्स पुश्ड आउट। इतना एक्सपेंसिव हो गया कि वो वहां नहीं खरीद सकते। और अगर आज आप खरीदना चाहें तो जैसे मैंने कहा, जहां पे पोटेंशियल दिखता है वहां खरीदें, मगर 2-3-4 साल तक इन्वेस्टेड रहें। उसके बाद आप देखें कि मार्केट स्टेबलाइज कर जाए तो आप वहां से एग्जिट करके वो जो पैसा आपके पास है वो आपका बड़े शहर में इन्वेस्ट करने के लिए फर्स्ट अमाउंट हो सकता है। तो इसीलिए इट्स गुड टू इन्वेस्ट। अगर आज आपके पास पैसा है, इट्स गुड टू इन्वेस्ट इन अ सिटी जहां पे पोटेंशियल है। मगर छोटे शहरों में बहुत लंबे अरसे के लिए आप अपना पैसा रोक के मत रखिए। जब वो उठता है, स्टेबलाइज करता है, तो आप निकल जाएंगे। और ये भी देखें कि वहां रेरा कितना स्ट्रॉन्ग।
रेरा, अगर रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट्स नहीं है तो ना खरीदें, अगर शहरी लिमिट्स में नहीं है तो ना खरीदें, क्योंकि जो पंचायत है, पंचायत का नॉर्म्स बहुत वीक होता है। तो जब छोटे शहर में जाते हैं तो ये जरूर देखें कि उसका गवर्नेंस कैसा है। अगर गवर्नेंस ठीक है तो आप खरीदें, अगर गवर्नेंस आपको थोड़ा सा भी डाइसी लग रहा है तो वहां ना खरीदें, क्योंकि फिर आप दौड़ते रहेंगे कि इसको कैसे सुलझाया जाए। ठीक है, ये आपने बहुत अच्छी राय जो है हमारे तमाम दर्शकों को दी है कि अगर आपको मूव करना भी है छोटे शहरों की तरफ तो आपको ऐसा नहीं करना कि किसी भी शहर को आप रैंडम चुन ले। सबसे पहले ये ज़रूर नोटिस करिएगा कि वहाँ पर रेरा जो है वो कितना स्ट्रांग है, गवर्नेंस वहाँ की कितनी स्ट्रांग है, क्योंकि अगर आपका प्रोजेक्ट फंस जाता है, पैसा आपका फंस जाता है, तो कम से कम आप जो है अपनी शिकायत या अपनी सुनवाई लेकर कहीं जाएँ तो आपको भी ये उम्मीद हो कि मेरी बात सुनी जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया जयश्री जी आपका, आप यहाँ पर आई हैं, आपने हमारे शो में हमारे दर्शकों को बहुत अच्छे से समझाया है कि अगर वो टियर 2 शहरों की तरफ रुख भी करना चाहते हैं निवेशक के लिहाज से तो उनको किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आप भी प्रॉपर्टी में निवेश करने के बारे में सोच रहे हैं तो गोवा, कानपुर और लखनऊ जैसे टियर 2 शहरों पर आपको अब ध्यान देना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर तेजी से बढ़ती प्रॉपर्टी वैल्यू और बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो इन्हें निवेश के लिए बेहतर बनाते हैं। तो प्रॉपर्टी जंक्शन में आज के लिए इतना ही। अगले एपिसोड में आपके साथ फिर मिलेंगे एक नई चर्चा के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़े रहने के लिए।